जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके मित्र राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा वो सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 को जरूर देखें। आज का जो सेशन रहने वाला लाडले ये आपके प्रैक्टिस नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। और जो भी दोस्तों पहली बार चैनल पर जुड़े सभी से हाथ जोड़ की विनती है, अपने सेशन को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपको कौन से टॉपिक में कोई क्वेश्चन जिसपे आपको दिक्कत बनती है। कोई भी टॉपिक का नाम लिखे, उस टॉपिक पे भी वीडियो डाली जाएगी। तो सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि कॉपी पेन साथ रखें और चीज़ों को नोट डाउन करते चलें। जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनका सपना 2024-25 का है वो पूरा करें अपने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। आइए बढ़ते आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया था? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब रहा था, जिसे हम यूएनओ के नाम से पुकारते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। यूएनओ एक संगठन है काफी देशों का, जिसके अंदर कुल 193 देश है। कई बार ये पेपर में आता है कि यूएनओ के कुल देश कितने, यहाँ पर मैं लिखने का कार्य करता हूँ। अगर आपसे पूछ ले यूएनओ की स्थापना, तो यूएनओ संगठन की जो स्थापना हुई थी लाडले, वो आपको ध्यान देना है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका में। जबकि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर वो याद रखना आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की जो अधिकारी जो भाषा है, अधिकारी भाषाएं याद रखना, भाषाएं वो टोटल कितनी आपकी 6 भाषा है। जबकि यूएनओ संगठन के जो कुल अंग है, अंग बोलो या बोल सकते हो पार्ट्स बोल सकते हो। यूएनओ के कुल पार्ट्स कितने हैं टोटल, तो भी बताओगे 6। जिसमें से 2 शब्द सुने होंगे आपने, एक तो महासभा और एक को बोलते हैं आपके सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। तो कई बार ये पेपर में आता है कि जो महासभा है इसे दुनिया की या विश्व की लघु संसद बोलते हैं, इसे पुलिस मैन कहा जाता है। तो अक्सर पेपर में ये पूछता है कि यूएनओ का वह कौन सा अंग है जिसे दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। तो याद रखना सुरक्षा परिषद को। लेकिन लघु संसद किसे कहा गया है? यूएनओ के महासभा के अंग को कहा गया। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य पूछ लेगा आपसे, इसके कुल सदस्य कितने याद रखना। इसमें टोटल 15 देश है, जिसमें से 5 स्थायी देश है, 10 अस्थायी देश है। जबकि यूएनओ संगठन के कुल देश पूछ ले, यूएनओ संगठन के कुल देश तो याद रखना 193 देश है। 193वां जो देश बना था वो दक्षिणी सूडान को बनाया गया था। यहीं पे याद रखना यूएनओ संगठन याद रखना। इसका दिवस कब आएगा? 24 अक्टूबर को यूएनओ संगठन दिवस मनाया जाता है। लेकिन 16 दिसंबर को याद रखना विजय दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल दिवस। कई बार दिवस के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। विजय दिवस पूछे तो कब आता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस। तो ये कारगिल विजय दिवस नहीं है। कारगिल विजय दिवस वो बनेगा वो 26 जुलाई को बनेगा। ये भारत और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान को हराए बांग्लादेश में तब्दील किया। याद रखना इस कारण 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 15 जनवरी को याद रखना आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ये आपको पक्का पता होना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, 24 अक्टूबर 1984 को भारत के कलकत्ता शहर में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत में मेट्रो की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई थी? याद रखना कोलकाता से। और दूसरी बार जो मेट्रो चलाई गई थी वह दिल्ली में। जबकि भारत में रेलवे व्यवस्था जो चलाई गई थी वह मुंबई में। यूएनओ संगठन में कुल देश पूछे तो कितने? 193। यूएनओ संगठन में अंग कितने हैं? 6। यूएनओ संगठन की भाषाएं कितनी? 6। यूएनओ संगठन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। तो याद रखना नदी पूछ लेता है हडसन नदी के किनारे। किसके किनारे? हडसन नदी के किनारे। यूएनओ का स्थापना वर्ष पूछे तो 1945 जब स्थापना की गई थी, तब इसके 50 देश थे। भारत तभी से इसका देश है।
वर्तमान में 193 देश है। 193 देश का 193वां हिस्सा जो बना अफ्रीका महाद्वीप का देश, जिसे दक्षिणी सूडान बोलते हैं, जिसकी राजधानी जूबा है। तो 24 अक्टूबर को ये दिवस बनाया था ऐलान ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न को, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, बहुत ही शानदार प्रश्न। प्रैक्टिस नंबर 4 आपके सामने बिल्कुल। राज्य, सुनना मेरी बात, माफी चाहता हूँ, एक सेकंड दो बस। देखिए, राज्य के विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य के विधानसभा को आपने देखा होगा कि केंद्र, संघ या बोलते हैं संसद। आपने एक शब्द सुना होगा संसद। संसद का एक निम्न सदन होता है। संसद का एक निम्न या इसको बोलते हैं प्रथम सदन। और प्रथम सदन का नाम क्या है भैया? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। और लोकसभा को भंग किया जाता है बिल्कुल। और लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कहने पर। उसी प्रकार राज्य की विधानसभा को जो भंग किया जाता है लाडले, वो राज्य के विधान अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न, सुनते चलना मेरी बात। अगर आपको विधानसभा सदन का हिस्सा बनना है तो ध्यान से सुनना। ये राज्य विधान मंडल का निम्न सदन होता है। विधान मंडल का कैसा सदन है? ये निम्न सदन है, ये याद रखना। निम्न सदन। और प्लस में इस सदन को बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भी भंग किया जा सकता है। और ये सदन कैसा सदन है? छोटा सदन है। और इसी सदन को बोलते हैं आपके प्रथम सदन। और विधानसभा का आपको सदस्य बनना है। क्या बनना है? सदस्य बनना है। तो याद रखना 25 वर्ष आयु होती है। और इनके सदस्यों का जो नेता होता है, उस नेता को हम राज्य का सीएम बोलते। क्या बोलते हैं? सीएम बोलते। इस विधानसभा के सदस्य का जो कार्य अवधि है वो 5 वर्ष के, कितने वर्ष की है? 5 साल ये अपने पद पे रह सकता है। राज्य विधानसभा का सबसे बड़ा जो एरिया है, क्षेत्र है, वो यूपी का है, क्योंकि यहाँ पर 403 सीटें राज्य विधानसभा। किसी राज्य में विधानसभा अधिकतम 500 सीटें होनी चाहिए और कम से कम 60 सीट तो होंगी, वहीं विधानसभा स्थापित किया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा सीट कम है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। तो कमेंट करके बताइए गोवा और सिक्किम की विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो याद रखना है, यहाँ आपका राइट उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्य के विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो याद रखना राज्यपाल। किसके कहने पर? एक प्रश्न ये भी आता है कि विधानसभा को भंग किया जाएगा राज्य के सीएम के कहने पर। जैसे लोकसभा को भंग किया जाएगा प्रधानमंत्री के कहने पर आर्टिकल 85 के तहत। और कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो आपको इतना पता चल गया, राज्य विधानमंडल में विधानसभा भंग होती है, जबकि संसद में भंग कौन होती है भैया? लोकसभा और विधानसभा कैसे सदन है? निम्न सदन है, प्रथम सदन है, जनता के सदन है, अस्थायी सदन है, जो कभी भंग हो सकते हैं। और इनके सदस्यों को बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। और लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा प्रधानमंत्री, जबकि विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होगा? सीएम। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन संख्या आपके राज्यपाल। इसका बिल्कुल राइट उत्तर सी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। राज्यसभा का आपके बनने का सदस्य। आपने 2 शब्द सुने होंगे। देखो, केंद्र सरकार में कानून निर्माण करने की जो व्यवस्था है, जिसे संसदीय प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली सदस्यों के द्वारा निर्मित होती है। इस संसदीय प्रणाली में याद रखना संसदीय प्रणाली। कई बार प्रश्न आता है संसदीय प्रणाली का कार्य क्या है? कानून निर्माण। इस संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार के व्यक्ति या 2 प्रकार के सदन काम करते हैं। कितने सदन काम करते हैं? 2 सदन काम करते हैं। एक का तो नाम है लोकसभा। क्या नाम है? लोकसभा। और एक का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा आपका उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होता
और लोकसभा प्रथम और निम्न सदन है, इसलिए यहाँ किसी व्यक्ति को बनना है तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि संसद के उच्च सदन का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अक्सर पेपर में क्या होता है, आपसे अलग अलग पदाधिकारियों की न्यूनतम एज पूछ लेगा। जैसे आपसे बोलेगा कि भारत के राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष का। और अगर आपको उप राष्ट्रपति बनना है, उप राष्ट्रपति, तो याद रखना इसके लिए भी कितनी, 35 वर्ष। और अगर आपको किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक यानी कि राज्यपाल नियुक्त होना है तो कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछ ले विधानसभा का मेंबर बनना है तो याद रखना 25 वर्ष आयु चाहिए। लेकिन विधानसभा से ही निकाला जाता है सीएम, तो सीएम की आयु कितनी चाहिए, 25। लेकिन राज्यों में एक उच्च सदन होता है जिसे बोलते हैं विधान परिषद, और विधान परिषद का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष आयु चाहिए। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25, और लोकसभा से ही निकलता है पीएम, तो पीएम के लिए भी कितनी, 25। लेकिन आपको अपना वोट डालना है, और वोटर्स की जो एज होती है वो 18 वर्ष है। लेकिन आपको गांव का एक सरपंच यानी कि पंचायत का मेंबर बनना है तो कम से कम भी कितनी आयु चाहिए, 21 वर्ष। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लाडले पेपर में कई बार पूछता है, इसलिए सारी बातें मैंने इसी एक पर्सन के माध्यम से आपको लिखने का कार्य किया है। तो एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, कई बार प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा, तो राज्यसभा याद रखना, इसे राज्यसभा का गठन पूछ लेगा तो गठन याद रखना 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा एक उच्च सदन है, उच्च सदन के साथ साथ यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन के साथ साथ इसे संसद का दूसरा सदन बोलते हैं, दूसरा सदन कहा जाता है। और राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो याद रखना 245 है। लेकिन राज्यसभा की कुल अधिकतम सीटें कितनी है, अधिकतम जो सीटें हैं वो याद रखना आपके 250 सीटें, जिनमें से 12 सीटें मनोनीत होती है। 12 सीटें क्या होती है, मनोनीत होती है, और बाकी सीटें क्या होंगी, निर्वाचित। और निर्वाचित होने के लिए कम से कम एज कितनी मांगता है, 30 वर्ष मांगी जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना। तो बहुत ही शानदार व लाजवाब सेशन प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का आप लगाइए और पेपर में फिर जाइए, आपको वाकई में पता चलेगा कि सर आपने हर एक क्वेश्चन इतना बारीकी से, जैसे हम नींबू के रस से नींबू निकालते, नींबू से नींबू का रस निकालते, उसी प्रकार हमने जीके के पर्सन से उस पर्सन के निचोड़ निकाल दिए। अक्सर क्या होता है पेपर में कि राज्यसभा से जुड़ी हुई बातें आपसे पूछे, तब आपको बिल्कुल नहीं भटकना, बिल्कुल पेपर में सही करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से, बहुत ही शानदार प्रश्न। संविधान का कौन सा आर्टिकल, संविधान का कौन सा आर्टिकल, देखो आर्टिकल का मतलब यहाँ पर अनुच्छेद की बात बोली, किसको बोलिए, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब क्या होता है, अपने विचार विमर्श को आप किसी एक हार्ड कॉपी के माध्यम से उसे पब्लिश करवा सकते हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो जनता या मीडिया के सामने, जिसे एक पत्र, अखबार या कोई पम्पलेट के माध्यम से अपने बोल शब्दों को रख सकते हो। इसे बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। आपका विचार, आपका बोलने का अधिकार है, एक रिपोर्ट या पत्रिका के माध्यम से, इसे प्रेस का मतलब होता है छपाई करके लोगों तक अपनी बातें, आप चुप हो फिर भी बातें पहुंच चुकी क्योंकि आपने उसे प्रेस के माध्यम से उसे प्रस्तुत कर दिया। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल 356, आर्टिकल 22, आर्टिकल आपके 19, और इनमें से कोई नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 19 कै में किया गया, आर्टिकल 19 कै के अंदर किया गया। इसका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल रहे। आर्टिकल 356 का कार्य क्या है, आर्टिकल 356 का कार्य है
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, आपातकाल का ये राष्ट्रपति शासन लागू करवाना कहाँ, राज्यों में। आर्टिकल 22 का संबंध है गिरफ्तारी के विरुद्ध, किसके भैया, गिरफ्तारी के विरुद्ध, किस दोषी में इसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके पूछ सकते हो। एक आर्टिकल याद रखना, आपसे पूछेगा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या, तो याद रखना इसमें राष्ट्रपति का पद दिया गया। क्या दिया गया, राष्ट्रपति का पद दिया गया। एक पूछेगा आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाना, और हटाने के लिए एक शब्द लगता है महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह कौन से आर्टिकल में निहित है, तो याद रखना 61 में। एक आर्टिकल मिलेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है, आर्टिकल 360, जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ, यानी कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया, आर्टिकल 360। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल को लागू किया गया। आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल लागू करने की बात बोली गई है। देश में जब संकट आता है, आर्थिक स्थिति, तो देश को बड़े बड़े सेना के लिए हथियार वगैरह खरीदने की जरूरत पड़े और पैसा ना हो, तो देश इसका यूज कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 360 को अभी तक नहीं लागू किया गया, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा इसे लागू किया जाता है। एक आर्टिकल और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपके 112, आर्टिकल 112 में आपके वित्तीय यानी कि वित्तीय बजट के बारे में, या इसे हम वार्षिक बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिक बजट। तो वार्षिक बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 112 में किया गया। एक आर्टिकल और याद रखना आपके आर्टिकल 32 को बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवा सकते हो अगर आपकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा का नाम दिया है B.R. अम्बेडकर ने। किसने भैया, B.R. अम्बेडकर ने। बिल्कुल शानदार प्रश्न है सर, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को देखिए, में क्या दिया गया कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, देखो यहाँ कैपिटल का एक प्रश्न अक्सर बनता है, इसलिए बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि कैपिटल राजधानी के साथ अलग अलग कंट्री की मुद्राओं की बात करेगा आपसे। हिमाचल प्रदेश याद रखना 1971 में बनाया गया 25 जनवरी, यानी कि इसका गठन पूछे तो 25 जनवरी 1971 को ये भारत का एक राज्य बनाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है, और हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं, ये पेपर में कई बार आता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में एक तो सिप किला दर्रा याद रखना, एक आपके बारा लाचा दर्रा याद रखना, एक आपके रोहतांग दर्रा याद रखना। कई बार पेपर में आता है कि सिपकिला दर्रा, बारा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में, तो आपको बताना है सर ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक शब्द और याद रखना, हिमाचल प्रदेश में सिख धर्म के 10वें गुरु, और गुरु का नाम क्या है, गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह ने यहाँ पर एक झील बनवाई थी, उस झील का नाम क्या है, गोविंद सागर जलाशय। तो अक्सर पेपर में आता है कि गोविंद सागर जलाशय किसके द्वारा बनवाया गया, गोविंद सिंह के द्वारा, और ये कहाँ बनवाया गया, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात की जाए तो याद रखना आपके सेब। तो भारत में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब सुनना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। शिमला की कहानी याद रखना, पेपर में पूछता है। शिमला के अंदर 2 जून 1972 को एक भारत और पाक के मध्य
याद रखना एक समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं शिमला समझौता। तो शिमला समझौता किनके मध्य हुआ? तो आपका राइट उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 को शिमला के अंदर। एक शिमला का प्रश्न और याद रखना, अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय शब्द ना देगा तो यहाँ नाम देगा राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? आलू अनुसंधान केंद्र याद रखना आपके शिमला में। तो भारत में आलू की रिसर्च केंद्र कहाँ है? तो आप बोलोगे शिमला के अंदर पड़ता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए बन जाता है। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं लगाया वो आप इस क्वेश्चन को देख लेना कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, सतकिला, बारालाचा, रोहतांग दर्रा, और इसकी राजधानी का नाम क्या है? शिमला। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान केंद्र। और भारत पाक समझौता भी कहा हुआ था शिमला के अंदर 1972 का। अगले प्रश्न को देखेंगे राउंड में क्या क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाती है और कब की जाती है? भारत में ट्रेन के बारे में प्रश्न पूछता है। दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ। अगर प्रश्न आ जाए भारतीय रेलवे की स्थापना, तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना है वो याद रखना आपको 16 अप्रैल 1853 में। और जिसका जनक कौन था? तो भारतीय रेलवे का जो जनक बोलते हैं वो ब्रिटिश अधिकारी जिसे हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। आपको ध्यान देना है, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण याद रखना आपके 1950 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि जो पहली ट्रेन है यानी कि पहली रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो चली थी आपके 16 अप्रैल 1853 को। और ये कहाँ से? तो याद रखना एक जगह पड़ती है बम्बई से लेकर ये थाने के मध्य चलाई गई, जिसने लगभग आपके 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये अक्सर पेपर में बार रिपीटिशन प्रश्न बनता है। और इसमें याद रखना अगर प्रश्न आ जाए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, तो मेट्रो ट्रेन जो चली थी वह 24 अक्टूबर 1984 को, और ये चलाई गई थी कोलकाता शहर के अंदर। जबकि भारत की बिजली से चलने वाली जिसे विद्युत ट्रेन बोलते हैं, और ये याद रखना सन 1925 में 3 फरवरी को ये ट्रेन दौड़ाई गई। और किस शहर में? याद रखना आपके मुंबई, यानी कि जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। उस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन संख्या आपके ए ऑप्शन से कहानी याद रखना कि 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटती है जिसे काकोरी ट्रेन डकैती भी कहा जाता है। तो काकोरी ट्रेन डकैती किसके द्वारा की गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती की गई। तो अक्सर पेपर में फंसेगा कि 1925 की घटना कौन कौन सी है? तो याद रखना 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का आरंभ किया गया। और 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती ट्रेन को लूटा गया था। ये घटना किस व्यक्ति के साथ जुड़ी है? तो याद रखना सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। ये बात किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही गई। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से, बहुत ही शानदार। दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दूसरा विश्व युद्ध जिसे हम बोल सकते हैं
सेकंड वर्ल्ड वार। तो सेकंड जो वर्ल्ड वार है लाडले वो किस वर्ष हुआ था? उससे पहले इतना बता दो मुझे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया। ये इंपोर्टेड पर्सन। फिर उसी प्रकार सेकंड वर्ल्ड वार याद रखना 1939 से लेकर आपके 1945 के बीच लड़ा गया। यहीं पे दो शब्द सुनने का कार्य करेंगे कि 1939 से 1945 सेकंड वर्ल्ड वार के समय याद रखना यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। परमाणु बम। तो कई बार पेपर में ये आता है कि परमाणु बम फेंकने वाला जापान पे कौन सा देश था? सेकंड वर्ल्ड वार के समय यूएसए ने। और यूएसए ने परमाणु बम कितने फेंके हैं? और 2 बम फेंके हैं। एक का तो नाम याद रखना 6 अगस्त 1945 को, और एक आपके 9 अगस्त 1945। पहले बम का नाम है लिटिल बॉय, और दूसरे बम का नाम है फैट मैन। और लिटिल बॉय को तो फेंका गया आपके हिरोशिमा, और फैट मैन को फेंका गया था आपके नागासाकी। ये 2 बम आपको याद रखने हैं। ये अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया था, और परमाणु बम का जो जनक है वो याद रखना रॉबर्ट ओपनहाइमर। आपको ध्यान देना है। परमाणु बम जिस क्रिया पर कार्य करके उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, हिंदी में नाभिकीय विखंडन के नाम से पुकारा जाता है। भारत ने परमाणु बम का जो परीक्षण किया था लाडले, वह आपके 18 मई 1974 को जिस परीक्षण का नाम दिया गया, प्रतीक दिया गया स्माइली बुद्धा, जिसे राजस्थान के पोखरण रेतीले भाग में टेस्टिंग की गई थी। इसका राइट उत्तर रहेगा 1939 से 45 के मध्य आपके सेकंड वर्ल्ड वार चला था। एक बात सुनना, जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूएसए ने जो भाग लिया था, ये कई बार प्रश्न आता भाग लिया, तो याद रखना आपके 1917 में। तो कई बार पेपर में ये पूछता है कि पहले वर्ल्ड वार के अंदर यूएसए देश कब शामिल होता है? 1917 में। जबकि पहले वर्ल्ड वार के अंदर भारत देश ने बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। और इसी के समय दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस कौन आता है? महात्मा गांधी 1915 को। और उस समय क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। और सुनना मेरी बात, इन दोनों युद्ध के समय एक 1916, 1940 और 1944, ये तीनों वर्ष याद रखना आपके ओलंपिक खेल नहीं हुए, ओलंपिक गेम नहीं हुए। तो कई बार प्रश्न आता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1916 का, 1940 का, 1944 का ना होने का कारण क्या था? तो आप बोलोगे सर वर्ल्ड वार। क्या था भैया? वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध सेकंड का वर्ष पूछेगा कब। पहला चला था 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 1945। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन संख्या आपको ए बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए लाला, क्या दिया गया? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी का मतलब है आर्मी अकेडमी। आर्मी अकेडमी की बात कर रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? आर्मी अकेडमी। तो आर्मी अकेडमी की बात कर रहा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जिसे IMA के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन में क्या दिया गया है कि देहरादून, माउंट आबू, हैदराबाद, उधमपुर के बारे में सुनना। थल सेना बोलो या आर्मी बोलो। आर्मी की उत्तरी कमांड कहाँ स्थित है? आपके उधमपुर, और उधमपुर पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद में याद रखना, यहाँ आपके वायु
सेना की अकेडमी स्थित है। वायुसेना की अकेडमी कहाँ पड़ती है? हैदराबाद में पड़ती है। जबकि अगर आपसे नेवी की अकेडमी पूछ ले कि नेवी की अकेडमी कहाँ है, अकेडमी, तो आपका राइट उत्तर बनेगा एजी माला। और एजी माला नामक जो जगह है ये भारत के किस राज्य में? केरल के अंदर पड़ती है। जबकि इंडियन मिलिट्री अकेडमी याद रखना आपके देहरादून उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। एक पर्सन सुनना, एक नाम मिलेगा नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी याद रखना, ये खड़ंग वासला, और ये खड़ंग वासला कहाँ पड़ता है? पुणे। और पुणे तो सभी को पता है महाराष्ट्र में। ये अकेडमी के बारे में आप अच्छे से याद रखना। लेकिन कभी भी पर्सन आ जाए आपके तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर, यानी कि आपसे बोलेगा तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना आपके नई दिल्ली में। अब तीनों सेनाओं किसकी बात करूं मैं? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन यहाँ आर्मी की बात की गई है, तो आर्मी दिवस याद रखना किस तारीख को होता है? 15 जनवरी को। कब होता है लाडले? 15 जनवरी को आर्मी दिवस भी मनाया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। माउंट आबू किसके लिए फेमस है? माउंट आबू में याद रखना दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस जगह स्थित है? माउंट आबू, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यह आपको ध्यान देना। बिल्कुल 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 गुरुजी, बहुत ही शानदार सेशन आपके द्वारा। हाँ, जिसने भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा वो पूरा देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके सामने बिल्कुल है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अब भारत का जो नेशनल प्रतीक चिन्ह है, इन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। अब राष्ट्रीय प्रतीक में कई बातें आपसे पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, वृक्ष पूछ लेगा। राष्ट्रीय पशु पूछ लेगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछ लेगा। राष्ट्रीय नदी पूछ लेगा। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ लेगा। और राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ लेगा आपसे। और आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है आपकी। और पूछ लेगा राष्ट्रीय बैंक कौन सा है सबसे बड़ा। और पूछ लेगा राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। ये सारी बातें, राष्ट्रीय पंचांग का मतलब कैलेंडर कौन सा है, ये सारी बातें आपको बतानी है। राष्ट्रीय फल पूछ लेगा। राष्ट्रीय सब्जी पूछ लेगा, सब्जी। राष्ट्रीय मिठाई पूछ लेगा आपसे। ये सारी बातें आपको बतानी है, तो ध्यान से सुनना। अगर प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय वृक्ष, तो याद रखना बरगद। राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बाघ बता रहे। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर या मयूर बता रहे। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा नदी बतानी है। राष्ट्रीय जलीय जीव बोले तो गंगा डॉल्फिन आपको बताना है। और विरासत पशु की बात बोले तो हाथी आपको बताना है। मुद्रा की बात बोले तो रुपया आपको बताना है, जिसका सिंबल आपको पता ही है इस प्रकार का। उसके बाद में राष्ट्रीय बैंक बोले तो आरबीआई आपको बताना है। राष्ट्रीय गान बोले तो जन गण मन आपको बताना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और ध्वज की बात करें तो तिरंगा 3 रंगों का नहीं 4 रंगों का। पंचांग की बात बोले तो शक संवत आपका कैलेंडर है। फल की बात बोले तो आपको आम बताना है। जबकि सब्जी की बात बोले तो सीताफल, जिसे हम कद्दू या पेठे के नाम से पुकारते हैं। मिठाई की बात बोले तो जलेबी। और राष्ट्रीय खेल की बात बोले तो बताना है हॉकी। क्या बताओगे? हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी कि प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है वो याद रखना अशोक
अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। और आपसे पूछ लेगा अशोक स्तंभ, स्तंभ। और राष्ट्रीय वाक्य क्या आपका, वाक्य आदर्श वाक्य क्या है, याद रखना सत्यम, सत्यम एवं जयते, सत्यमेव जयते आपको ध्यान देना। ये सारी बातें आपको याद रखें। जिस बच्चे ने नहीं लिखा तो वो कॉपी यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकता है क्वेश्चन का। तो प्रश्न संख्या आपके भारत का राष्ट्रीय पक्षी, और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा आपके, मोर हो जाएगा। इसे 1963 में मान्यता यानी कि दर्जा दिया गया था। मुर्गा थोड़ी है, मुर्गा होता तो तुम लपेट देते, मुर्गे को तो बनाया नहीं कि दिन में पता नहीं कितने मुर्गे मारते हो। मुर्गा चोर है, मुर्गा चोर नहीं बनना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान को गाने में कुल कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने के अंदर जो समय लगा है वो आपको बताना है। यानी कि कई बार आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय गान है कौन सा, राष्ट्रीय गान है याद रखना जन गण मन आपको करना है। और वही राष्ट्रीय गान किस बुक से लिया गया, पुस्तक पूछ लेगा तो याद रखना आपको गीतांजलि, गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक से राष्ट्रीय गान को लिया गया। राष्ट्रीय गान का रचिताकार कौन है, तो राष्ट्रीय गान का रचिताकार याद रखना आपको रविंद्रनाथ टैगोर। और वही राष्ट्रीय गान याद रखना इसे पहली बार कब गाया गया, तो गाया गया याद रखिए आपके कलकत्ता कांग्रेस पार्टी का, यानी कि कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन ये कहाँ होता है, तो याद रखना आपके कलकत्ता में। और किस वर्ष 1911 में, जो 27 दिसंबर को गाया गया था। राष्ट्रीय गान की जो समय अवधि है या राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान होगा, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान निर्माण की अंतिम बैठक 12वीं बैठक, राष्ट्रीय गान की जो समय अवधि होती है, टाइम पीरियड, वो याद रखना। यहाँ दो बातें आती है, एक फुली टाइम पूछे, एक ज्यादा से ज्यादा और एक कम। एक याद रखना 52 सेकंड आपको बताना है। अगर किसी सिचुएशन में इसे जल्दी करना हो तो कम से कम यानी कि तो याद रखना 20 सेकंड में ये पूरा होगा। कितने सेकंड में ये, 20 सेकंड में। तो राष्ट्रीय गान के रचयिताकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। वही रविंद्रनाथ टैगोर की बात कराऊं जिन्हें सन 1913 में स्वीडन की सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में एशिया के पहले व्यक्ति को लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया। तो 1913 में नोबेल पुरस्कार विजेता। तो नोबेल पुरस्कार विजेता की अगर बात की जाए तो वो कौन है, तो याद रखना आपके रविंद्रनाथ टैगोर को ही बोलते हैं आपके विश्व गुरु या इसे कहा जाता है आपके विश्व कवि। तो विश्व कवि, ये आपको ध्यान देना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया है, जनगण, जो कौन सी पुस्तक से लिया गया है, गीतांजलि पुस्तक से। भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो कितने सेकंड में गाया जाता है, आपके 52 सेकंड में गाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए सभी विद्यार्थी, क्या देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कौन से शहर को बगीचों का शहर बोला जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे वास्तव में पूछा जाए बगीचों का शहर कौन सा है, तो बगीचों का शहर अगर देखा जाए तो वो पंजाब का एक शहर है। उस शहर का नाम है कपूरथला। क्या नाम है, कपूरथला। तो पंजाब का कपूरथला ही क्या कराता है, बगीचों का शहर। लेकिन यहाँ बगीचों की बजाय आपको नाम मिलना चाहिए था उद्यानों का शहर।
उद्यानों का शहर बोलते हैं आपके बेंगलुरु को, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ क्या होगा आपके बेंगलुरु। और बेंगलुरु में एक संस्थान स्थित है जो भारतीय अंतरिक्ष के कार्य करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं इसरो। तो कई बार प्रश्न आता है इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो किस जगह पे है, आपके बेंगलुरु में। बेंगलुरु कौन से राज्य की राजधानी का नाम है, तो याद रखना आपके कर्नाटक की। किसकी भैया, कर्नाटक। तो बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की, आपको बताना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए इसरो संगठन की यानी कि स्थापना कब की गई, इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना हुई थी आपके 15 अगस्त 1969 में। इसरो का कार्य क्या है, जितने भी अंतरिक्ष में भारत के वो उपग्रह यान वगैरह बनाए थे, सैटेलाइट, ये तैयार करता है। इसरो के द्वारा ही आपके चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को ही बनाया गया, जिन्हें प्रक्षेपण यानी कि जिन्हें लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से, जो श्री हरिकोटा नामक एक पोलिकट झील के अंदर द्वीप है, वहां से किया गया। अब एक शब्द सुन लेना, अगर आपसे बगीचों का शहर बोले तब पंजाब का कपूरथला याद रखना है, जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस शहर की, कपूरथला पंजाब की। जबकि भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तब आपको मुंबई बताना पड़ता है। बगीचों का शहर कपूरथला ही है, जबकि भारत में उद्यानों का शहर बोले तो बेंगलुरु बताना है। इसी बेंगलुरु को भारत में टेक्नोलॉजी सिटी कहा जाता है, तकनीकी शहर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है आपके कौन सा, बेंगलुरु। और बेंगलुरु को ही बोलते हैं सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी। भारत के किस शहर को, तो बेंगलुरु को। लेकिन सिलिकॉन वैली अमेरिका में किस राज्य को बोला गया, कैलिफोर्निया को। और वही कैलिफोर्निया जहां पर 1913 में लाला हरदयाल शर्मा के साथ आपके गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिसने नहीं देखे वो पूरे देखे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।